हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले 15 दिसंबर के सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है। साथियों, आपको बता दें कि उसकी आज हमारी गणित शिक्षण की क्लास मैथ पेडागॉजी की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपका 7 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाले सीटेट एग्जाम से संबंधित जो गणित शिक्षण का जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो पूरे क्लास के अंत तक यहाँ पे बने रहिएगा और आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से लेटेस्ट में जो है सीटेट का एग्ज़ाम आपसे यहाँ पे जो मैथ पेडागॉजी है किस तरीके से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर सीटेट के जो है बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलती रही। पिछली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप सभी सब्जेक्टों के जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीकी उपयुक्त नहीं होगी। देखिए, एग्ज़ाम के टाइम जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, आपको प्रश्न पत्र मिलता है, तो जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो उसमें जब नहीं शब्द आता है तो उसको साथ ही यहाँ पे अंडरलाइन करना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है, जिससे आपके क्वेश्चन के यहाँ पे गलत होने की संभावना कम रहती है। तो यहाँ पे बताना कि जो गणित में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंस की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो यहाँ पे असिसमेंट टेक्निक है उसको जो है यहाँ पे ये उपयुक्त नहीं माना जाएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो योगात्मक आकलन है, सम्मेटिव असेसमेंट जो होता है, इसको जो है ये गणित के वैयक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए यहाँ पे उपयुक्त नहीं माना जाता, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि जो मैथ पेडागॉजी है उससे रिलेटेड यहाँ पे हमारी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उचित है। देखिए, आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। सीटेट ऐसे प्रश्न पूछता है कि 4 विकल्प देता है, 4 ऑप्शन, उसमें से सभी सही रहते हैं, सभी उचित रहते हैं, लेकिन जो सबसे उचित रहता है उसमें साथियों हमें यहाँ पे ढूंढना रहता है। तो चलिए देखते हैं सबसे उचित विकल्प क्या है। यहाँ पे संख्या चार्ट, देखिए दशमलव की अवधारणा पढ़ाने के लिए संख्या चार्ट का यहाँ पे साथियों कोई काम नहीं है। फिर देखते हैं डायनिस ब्लॉक्स, बिल्कुल डायनिस ब्लॉक्स के मदद से हम दशमलव की अवधारणा को यहाँ पे आपको समझा सकते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि टेलर का गिनतारा, टेलर के गिनतारे से दशमलव की समझ यहाँ पे विकसित करना असंभव होता है, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन डी है ग्राफ पेपर। साथियों, ग्राफ पेपर के माध्यम से यहाँ पे हम दशमलव की अवधारणा को समझाने में जो है यहाँ पे अपना जो है समय यहाँ पे सबसे अच्छा मान सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी और डी दोनों जो है सबसे उचित विकल्प यहाँ पे माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अपने शिक्षण से संबंधित प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं साथियों, जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन हैं उसको साथियों आपको अगले जो है वीडियो में आपको जो है यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पे देखिए, जो बच्चों के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसको समाज के दैनिक जीवन में गणित के योगदान को किस प्रकार से यहाँ पे प्रतिबिंबित करता है, इसको यहाँ पे ऑप्शन में देखना है। पहला कह रहा है कि औपचारिक और अनौपचारिक भाषा दोनों का उपयोग कर गणितीय विचारों का लिखित में संप्रेषण। फिर क्या है, रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलना तथा अन्वेषण करना कि वे अपने काम में गणित का प्रयोग किस प्रकार से जो है करते हैं। बिल्कुल, दैनिक जीवन में उत्पन्न डाटा को एकत्र करना, सुव्यवस्थित करना, निरूपित करना तथा प्रतिपादन करना। छोटे समूह वाले ऐसे खेल खेलना जो गणितीय कौशल एवं अवधारणाओं पर आधारित हों। साथियों, ये जो दैनिक जीवन के गणित में जो ये क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है, इसमें देखा जाए तो सभी विकल्प यहाँ पे उपयुक्त होते हुए आपको दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सीटेट ने आपको यहाँ पे
कॉमन नंबर जो है यहाँ पे दिया था। तो इस विकल्प का जो है चारों आंसर था, तो सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार यहाँ पे कॉमन नंबर सबको दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न जो है मैथ पेडागोजी का, निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषताओं को निरूपित करता है। देखिए, जो गणित की एक प्रयोगशाला होती है जिसे हम मैथमेटिक्स लैबोरेटरी कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो इन चार विकल्पों में जो आपको दिया गया है, इसमें से जो मेन विशेषता है उसको यहाँ पे देखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि यह अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है। बिल्कुल साथियों, जो प्रयोगशाला होती है वहाँ हम अनौपचारिक रूप से अन्वेषण के द्वारा यहाँ पे जो है आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि यह प्रयोगों के द्वारा गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के अवसर जो है यहाँ पे प्रदान करती है। देखिए, जो यहाँ पे गणितीय प्रमेयों की बात करें तो गणित प्रमेयों की बात यहाँ पे जो सिद्ध करने की बात है, बिल्कुल यहाँ पे गलत है, क्योंकि प्रयोगों के द्वारा प्रमेय को सिद्ध करना जो है यहाँ पे नहीं हो सकता है। फिर कह रहा है यह कंज अक्षर बनाने उसकी जांच करने और देखे गए पैटर्न का सामान्यीकरण करने के अवसर जो है प्रदान करती है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे जो गणित की प्रयोगशाला है वहाँ पे हम जांच कर सकते हैं, कंजक्चर पैटर्न सामान्यीकरण के अवसर यहाँ पे दे सकते हैं, इसलिए विकल्प सी भी यहाँ पे राइट है। तो इन ऑप्शन में से जो सही विकल्प है उसमें से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए और सी यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे देख लेते हैं। एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपको बता देते हैं। यहाँ पे बताना कि 1 करोड़ है। देखिए, 1 करोड़ कितना मिलियन होता है। जैसे 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, 10 लाख में 1 मिलियन होता है, तो 10 दहम में 100, तो 10 दहम में 100 तो 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ में साथियों यहाँ पे 10 मिलियन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 37 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न रहेगा शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे साथियों यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है 39 नंबर का। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किन भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में माना जाता है। देखिए, यहाँ पे बताना है कि जो न्यूमेरिकल एनालिसिस हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, उनको जो है किस रूप में जाना जाता है। किसको जो है भारतीय गणितज्ञ के न्यूमेरिकल एनालिसिस के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो यहाँ पे रामानुजन को भी माना जाता है। ऑप्शन 1 भी इज द राइट है। उसके बाद भास्कराचार्य को नहीं माना जाता है। वराहमिहिर को भी यहाँ पे वराहमिहिर, देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे वराहमिहिर को भी माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में है ऑप्शन 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। रामानुजन को और वराहमिहिर को जो है भारतीय गणितज्ञ के संख्यात्मक विश्लेषक के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न साथियों आपको बता दें कि यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप जो है यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने में जो है यहाँ पे सहज अनुभव कर रहे हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपको आइडिया लग सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2022 ने अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। देखिए, जो बुनियादी स्तर है, जो बेसिक लेवल है, उसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अर्थात एनसीएफ में 2022 ने अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो इनमें से साथियों इसको यहाँ पे अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय इन घटकों का कौन सा निम्नलिखित उपयुक्त क्रम है। यहाँ पे साथियों उपयुक्त क्रम बताना है। तो उपयुक्त क्रम की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपको बताएं कि यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है
ऑप्शन नंबर बी आएगा एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव। यहाँ पे सबसे पहले अनुभव आएगा। उसके बाद बोल चाल वाली भाषा आएगी, बोल चाल वाली भाषा आएगी साथियों। उसके बाद आपका यहाँ पे चित्र आएगा, उसके बाद चित्र आएगा, और उसके बाद साथियों यहाँ पे आपका लिखित चिन्ह आएगा। तो इस विकल्प में है साथियों, किस विकल्प में यहाँ पे हमें मिल रहा है ये क्रम, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि देखिए जो हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है जैसे दो स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्तंभ जो है किस प्रकार से यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे आपको बताएं तो श्याम पट का एक फलक, श्याम पट का एक फलक जो है कहाँ जाता है, तो श्याम पट का एक फलक साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 एक तल का एक भाग रूप निरूपित करता है। देखिए ऑप्शन ए का जो है ऑप्शन 3 मैच कराएंगे। उसके बाद कह रहा है कि एक रेखा, एक रेखा की बात करें तो बी में एक रेखा साथियों ये जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे 4 जाएगा कि एक निश्चित लंबाई नहीं होती है, यहाँ पे बी का हो जाएगा 4। उसके बाद बात करें एक किरण, एक किरण की बात करें तो एक किरण साथियों ये एक अंतः बिंदु है, एक किरण ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे मिलाएंगे, तो सी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद बात करें एक रेखाखंड, तो एक रेखाखंड साथियों दो बिंदु के दो अंत बिंदु होते हैं एक रेखाखंड, तो यहाँ पे आपका जो है डी का 1 हो जाएगा। तो किस विकल्प में, पहला 3 4 2 1, तो किस विकल्प में मिल रहा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द यहाँ पे राइट आंसर। अपने अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि देखिए समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझाती है। वह आगे पूछती है अगर हल दिया गया तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे शिक्षिका कह रही है कि यदि आपको हल दिया गया तो आप इनमें कितने समीकरण बना सकते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे चुनना है। सही विकल्प आपको बताएं तो यहाँ पे सही विकल्प ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कई विकल्प यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत संक्रियाओं में अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है। देखिए जो कक्षा 2 के हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो अधिगमकर्ता होते हैं, उनके लिए जो आधारभूत संक्रिया है अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही हो सकता है। तो आपको बताएं, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम लोग। इसमें बच्चे की अनौपचारिक कार्यनीतियों को विकसित करने की क्षमता संकलित है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। फिर कह रहा है कि ऑप्शन बी कह रहा है कि इसमें बच्चों की अनुमान लगाने की क्षमता समाकलित है, अनुमान लगाने की क्षमता भी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इसमें बड़ी संख्याओं के साथ परिकलन करने की बच्चे की क्षमता समकलित है, बिल्कुल नहीं साथियों, क्योंकि आधारभूत जो संक्रिया होती है उसमें परिकलन करने की क्षमता समकलित नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न है गणित की एक शिक्षिका कक्षा में विवृत एवं संवृत वक्र की अवधारणा पर चर्चा करती है। विद्यार्थियों की बेहतर समझ के लिए वह 4 बिंदुओं के साथ एक उदाहरण देती है। अगर वक्र विवृत है तब 4 बिंदुओं की स्थिति है। देखिए इनमें से हम जब एक गणित की शिक्षिका विवृत और संवृत वक्र की अवधारणा पर चर्चा करती है तो उसके बेहतर समझ के लिए जो 4 बिंदु का उदाहरण देती है उसमें 4 बिंदु कौन कौन से स्थित हैं यहाँ पे हमें जानना है। तो यहाँ पे आपको बताएं, यहाँ पे सभी संरेखी बिंदु जो है यहाँ पे शामिल हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित की शिक्षण अधिगम को लेकर की गई है वह है। देखिए जो मुख्य उपागम है, मेन अप्रोच है, मेन अप्रोच सजेस्टेड किया गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 में, गणित की शिक्षण अधिगम को लेकर की गई, वह कौन सी है। तो यहाँ पे आपको बताएं, यहाँ पे
रचनात्मक वाद है, कंट्रस्टिज्म है साथियों यहाँ पे, इसलिए राइट आंसर इज द 4। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे 56 नंबर का क्वेश्चन है। आपको बताना कि गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझाती है, उसे यह अनुभूत होती है कि डैश को समझने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। देखिए, जब गणित की एक शिक्षिका भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा समझाती है तो उसे अनुभूत होती है कि कैंची के समझाने का सर्वोत्तम उदाहरण क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इसका सर्वोत्तम उदाहरण हो सकता है ऑप्शन 1 शीर्षाभिमुख कोण, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी का है कोणों का रैखिक युगल। तो कोणों का रैखिक युगल और शीर्षाभिमुख जो है यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, बस इतना ही था आपके गणित शिक्षण से। साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो कि इसका आयोजन 7 जुलाई 2024 को जो है अभी हाल ही में आपको लोग का किया होगा। जो गणित शिक्षण है साथियों, आप लोग को इस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथियों देखने में बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक कर दीजिएगा, और साथियों जो भी साथी आपके सीटेट की तैयारी में लगे हों उनको ये जो है PYQ की सीरीज जो है शेयर कीजिएगा। इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।